हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड गणित का नमूना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं और इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। इस प्रकार से अगर आप हल करके आते हो एग्जाम में तो पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो गए। आपको प्रश्न का उत्तर तो आता है लेकिन हल करने का तरीका आपको पता नहीं है, तो वो तरीका आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से हल करें, जिस प्रकार से हमने ये पेपर हल करके इसी प्रकार से हल करें, सुंदर साफ अक्षरों में, ताकि पूरे में से पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाए। तो लास्ट तक इसमें बने रहें और इस पेपर को अच्छी तरह से देखें, ताकि आपके एग्जाम से संबंधित जो भी समस्या है वो सभी यही हल हो सके। तो लास्ट तक बने रहें। अब हम इस प्रश्न पेपर को हल करना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न है जो 4 नंबर का आता है, उन्हीं से हल करना शुरुआत करते हैं। पहले 4 वाले हल करेंगे, फिर 6 वाले, उसके बाद में 2 और 1 वाले हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 4 नंबर से इसको हल करना शुरुआत करते हैं। ये 4 नंबर वाले प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए, प्लस ये वर्गाकार कह रहा है तो वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा होता है। तो इसका क्षेत्रफल इसने दे रखा है 2304 वर्ग मीटर। 2304 वर्ग मीटर। तो यहाँ एकदम साफ सुथरे अक्षरों में देखो, यहाँ वर्ग मीटर नहीं लिख रखा, तो ये वर्ग मीटर आपको इसके आगे लिखना है। ये दे रखा है ऐसे 2304 वर्ग मीटर है। अब ये जो स्क्वायर हटेगा ऊपर से, तो ये इसके ऊपर क्या है? अंडररूट लग जाएगा। अंडररूट लग जाएगा तो ये स्क्वायर यहां से हटने पर इसके अंडररूट लग गया, तो ये 2304 है। इसका क्या निकालना पड़ेगा? हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल, ये तो वर्ग है और ये इसमें क्या अंडररूट लगने का अर्थ है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम इसका 2304 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे लाइन खींच के, जैसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का ऐसे भाग देके अपना भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमें भाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा 2 गुणा 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 3 गुणा 3, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 प्राप्त होंगे और 3 2 बार प्राप्त होंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है, अब जैसे ये अंडररूट हटाना है तो हमें 2 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे ये 1 2 का जोड़ा हो गया, ये 1 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया। 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो अब 2 जोड़ा में से क्या है कि 1 2 बाहर रखना है। ये 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें 1 ही बार आ गया, फिर इस जोड़े में से ये बार आ गया, फिर इस जोड़े में से ये बार आ गया, फिर इस नेक्स्ट जोड़े में से ये बार आ गया, और फिर ये 3 का एक जोड़ा है तो इसमें से ये बार आ गया। अब इनको गुणा कर लो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 3 से गुणा किया 48। तो इसका उत्तर हो जाएगा 48। ये मीटर में दे रखा है तो ये 48 मीटर होगा। 48 मीटर हो जाएगा इसका उत्तर। सेंटीमीटर नहीं, मीटर है। 48 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। घातांक का नियम का उपयोग करके इनका हल ज्ञात करना है। तो देखिए 3 की घात 0, 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0 के ऊपर घात -1 है। तो आपको पता होगा कि 3 की घात जैसे कोई भी संख्या होती है उसकी घात 0 होती है, तो उसका मान 1 होता है। तो 3 की घात 0 का मान 1 है, 4 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 0 का मान 1। तो हमने इनकी जगह क्या 1 1 रख दिया अंदर। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऊपर -1 घात है, ये -1 घात पड़ी है और ये -1 यहां तक पड़ी है। ये 3 आए, तीनों को जोड़ दिया तो 3 हो गए टोटल और -1। अब माइनस की घात को प्लस का करने के लिए क्या है, इसको बट्टा में कर देते हैं। ये 3 है ना, इसको बट्टा में लिख देते हैं। तो 1 की घात बट्टा में 3 की घात 1 हो गया। 1 बट्टा 3 की घात 1 हो गया। अब 3 की घात 1 और 3 ही होता है, तो 1 बट्टा 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड देखिए। सेकंड में क्या देखो, 2 बट्टा 3 की घात 5 और बीच में भाग, फिर 2 बट्टा 3 की घात 3। तो ये देखिए ये जो होता है ना, ये जो घात के नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं आधार। ये आधार है पूरा। 2 बटा 3, 2 बटा 3 आधार। आधार सेम हो और बीच में भाग हो तो घातें घट जाती हैं, यानी इस घात पहले वाली घात में से दूसरी वाली घात घटा देंगे। तो ये हमने 1 बार लिखना है 2 बटा 3 को, तो हमने 2 बटा 3 1 बार लिखा और ये घातें घट जाएगी। 5 -3, तो ये 5 -3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, यानी 2 बटा 3 की घात 2। 2 बटा 3 का 2 का अर्थ होता है 2 बटा 3 गुणा 2 बटा 3, यानी इस जो अंदर संख्या होती है उसको 2 बार गुणा करना होता है। ये गुणा हो गया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आता है। प्रमेय संख्या 2 बटा 3, 3 बटा 5 के मध्य 4 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो हम प्रमेय संख्या यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए 2 बटा 3 और 3 बटा 5 ये प्रमेय संख्या है। तो अब इसको क्या है, इस प्रमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखो नीचे हर होना एक जैसे होना चाहिए। इनके हर एक जैसे
नहीं है। तो पहले अगर एक जैसे होते तो हम जैसे 4 पर में संख्या ज्ञात करनी है तो हम 5 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते तो उत्तर आ जाता। लेकिन अब क्या है कि हर बराबर नहीं है तो हर को पहले बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए जैसे 3 और 5 में कौन सी संख्या जिसमें दोनों को भाग जाता है और सबसे छोटी हो तो 15 होता है। 15 में दो को भाग जाता है और सबसे छोटी है तो इसको 15 बनाना पड़ेगा और इसको भी 15। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमने देखो नीचे भी 5 से गुणा कर दिया, ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया। इस प्रकार इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा तो नीचे 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा। तो ये गुणा कर दिया तो ये ऊपर वाला गुणा किया तो 10 और इसको 3 से गुणा किया 15 और यहाँ 3 को 3 से 9 और 5 को 3 से गुणा किया 15। अब ये देखो एक जैसा हो गया 10/15 तो 9/15 एक जैसे हो गए। अब क्या है 4 पर में संख्या ज्ञात करनी है तो हमें इसको क्या कि 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा 5 से गुणा। तो हमने 10/15 ये पहले वाला इसको 5 से गुणा कर दिया और आगे वाला को 5 से गुणा कर दिया। तो इसको गुणा किया तो ये 50/75 और ये 45/75। अब इनके बीच में संख्या बहुत सारी है 49/75, 48/75, 47/75, 46/75 ये आ गया। और संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आप संख्या रेखा पर दर्शाते ही वैसे दर्शा देना। संख्या रेखा खींचना वो फिर 0 से लेके ये 5 के हिसाब से संख्या रेखा बना देना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। राम ने 10,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन सरल ब्याज पर लिया जाता तो ब्याज में अंतर क्या होगा। तो यानी ये कह रहा है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है और सरल ब्याज पर लेता तो ब्याज में अंतर कितना हो जाता। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज वो ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है ये देखिए, मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 समय माइनस मूलधन। और इसमें हमने ये मान रख दिया मूलधन ये क्या था जो रुपए दिए वो रुपए मूलधन होता है तो ये 10,000 रख दिया प्लस दर कितनी होती है जिस दर से दिया गया ये प्रतिशत होता है ना ये 10/100 और ऊपर समय की घात, समय यहाँ घात होते हैं घात के रूप में समय जितना दे रखा वो यहाँ घात के रूप में आता है। तो समय 2 वर्ष हमने घात 2 रखा -100। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए हल करके बता देते हैं आपको। जैसे इसको हल करना है मान लो ये हो गया। अब इसमें 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ क्या ऊपर 1 बचेगा नीचे 10 तो 1/10 हो गया। अब 10 को इससे गुणा करके इसमें जोड़ना है तो 10 को इससे गुणा किया 10 गुणा 1 10 10 और 1 11 11/10 की घात 2 माइनस ये आ जाएगा। तो ये माइनस ये आ गए 10,000। तो अब इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 का अर्थ हो गया 11/10 गुणा 11/10 2 बार गुणा करना है और ऊपर वाले को गुणा करेंगे। अरे देखो नीचे 2 0 1 0 2 0 तो 2 0 काट देंगे यहीं पहले और फिर क्या यहाँ 100 बचा और यहाँ 11 को 11 गुणा कर 121 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 12,100 और ये माइनस में 1000 है तो ये माइनस हो जाएगा 1000 यानी 2100 आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। और अब क्या साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा मूलधन दर गुणा समय बटा 100 और ये मूलधन 10,000 और समय 2 वर्ष और दर क्या थी 10/100। अब इसको क्या है 0 से ये 2 0 से 2 0 काट देंगे फिर इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 और अंतर याद करना ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवर्ती ब्याज 21 होता है, साधारण ब्याज 2,000 तो अंतर आ गया 100 रुपए। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो वे दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या x दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यानी अंतर कितने का है पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो पहली x होगी तो दूसरी क्या है 15 कम हो जाएगी, पहले से 15 कम हो जाएगी। मतलब पहली कह रहा है 15 अधिक है तो मतलब पहली में से 15 घटा देंगे तो दूसरी प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहली संख्या x दूसरी संख्या x - 15। अब दोनों का योग 95 कह रहा है 95 तो दोनों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये x + x - 15 इन दोनों को जोड़ा तो ये 95 आया। और अब क्या x और x ये जुड़ के 2x हो जाएगा, ये -15 इस तरफ आएगा तो +15 हो जाएगा। तो ये 95 15 110 और ये 2x। अब ये 2 जो x के साथ में 2 ये इसके भाग में जाएगा तो ये 110 के में 2 क्या भाग में गया, 2 भाग में जाने पर यह क्या होगा x का मान क्या आएगा 55 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो पहली संख्या x बराबर 55 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x में से 15 घटा देंगे तो 40 आएगा, यानी ये 40 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक यातायात नियमों का पालन करते हुए 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि ट्रक की वही चाल रहे तो 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 25 मिनट में दूरी 14 किलोमीटर तो 1 मिनट में कितनी होगी 25 में 14 में 25 का भाग देंगे तो ये 14/25 किलोमीटर आ जाएगा। अब 5 घंटे में तो 5 घंटे में मिनट कितने होते हैं 300। ये ऊपर अपने को पता है 1 मिनट में इतनी दूरी तय करता है तो 300 से गुणा कर देंगे। 300 मिनट में कितना चलेगा तो 14/25 को 300 से गुणा किया तो ये गुणा करके हमने इसका हल किया तो ये 168 किलोमीटर आ गया, यानी 5 घंटे में 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 22, बहुभुज ये जो बहुभुज दे रखा है इसका क्या करना है, अलग अलग आकृतियों में दिखाई देगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें त्रिभुज है, ये आयत है और ये समलम चतुर्भुज है। तो हम समलम चतुर्भुज का मान लो आपको सूत्र ज्ञात नहीं हो तो हमने क्या है इसका दो भागों में बांट के इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। नहीं तो आप समलम चतुर्भुज जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये समलम चतुर्भुज का सूत्र भी लगा सकते हो। तो हमें इसको दो भागों में बांटते हैं। इसको ये क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा और ये त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें 3 भाग त्रिभुज हो जाएंगे और ये 2 आयत हो जाएंगे, ये वर्ग और ये आयत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको अलग अलग भागों में बांट के इसका उत्तर निकाल सकते हो। नहीं तो क्या इसका समलम का ये जो आपको सूत्र है वो लगा सकते हो। समलम चतुर्भुज का सूत्र है वो आप बुक से देख के याद करके जाएं। और ये भाग फर्स्ट क्षेत्रफल यानी पहला जो भाग था ये आयत, इसका क्षेत्रफल 30 × 15 बराबर 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। भाग 2 का क्षेत्रफल, ये जो भाग 2 है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 50 × 50 यानी 2500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और भाग 3 का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ये इसमें आधार और ऊंचाई, ये इनमें से कोई भी आधार और ऊंचाई मान लो तो इसका आ जाएगा ये 600। इस बार 4 है, इसे यही त्रिभुज है तो इसमें से और इसमें से कोई एक आधार मान के और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगा 1400 मीटर। और भाग 5 ये त्रिभुज है तो इसमें आधार और ऊंचाई 1 मान के और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो तो 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1500, 2500, 600, 1400, 500 इनको जोड़ेंगे तो ये 6500 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या ये 4 दे रखे हैं, 4 में से कोई 2 का उत्तर ज्ञात करना है। तो हमने पहला देखो 4p² - 9q² ये पहला है, ये उत्तर यहाँ पे लिखा है। अब ये क्या है, ये a² - b² ग्रुप में, ये a² - b² और a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो अब क्या है, ये इसको 4p² को हमने 2p² बना दिया, ये 4 को ब्रैकेट में लिख के 2p² बना दिया, यानी वापस स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का p² हो जाएगा। इसी प्रकार 9q² का हमने 9q की घात 2 बना दिया। अब 2p + 3q और 2p - 3q हो जाएगी, ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस नहीं है, ध्यान रखना ये माइनस है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार इसका सेकंड का ये इसका तीसरा हमने ज्ञात किया x² 6x + 8। अब इसमें क्या करना है, ये इस बीच वाले इस प्रकार से 2 भाग करना है कि जोड़े तो ये आए और गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर, यानी 8x² आए। तो इसको 6 को हमने 4x + 2x इसको जोड़ेंगे तो ये 6x हो जाएगा, गुणा करोगे तो 4 2 × 8 x को x गुणा किया x² यानी 8x² हो रहा है। तो ये सही है। अब इसमें से हमने कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ x + 4 बचा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 4 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या है, x + 4 कॉमन है, ये देखो ये यहाँ से और यहाँ से, तो x + 4 हमने बाहर लिया तो ये बाहर आ गया और यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ x बचा और फिर यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर आ गया तो ये 2 बचा। तो x + 4 x + 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्रश्न नंबर 25 है, इसमें क्या है, ग्राफ बनाना है। उपयुक्त पैमाना का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों का आलेख बनाइए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये ग्राफ देखो, जमा धन और साधारण ब्याज। जमा धन ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और ब्याज है 80, 160, 240, 320, 400। तो इसका ग्राफ बनाना है और ये प्रश्न है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, इसका उत्तर देना है। और सेकंड है आलेख के आधार पर 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें देखो ये ग्राफ बनाया है। इसमें इस ग्राफ में क्या करना है, जो रुपए दे रखे हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो ये क्या है कि ये अगर आपने लगातार इस डब्बे में लगातार बनाना तो ये छोटा होता, तो थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या 2-2 डब्बे छोड़ के ये लगा दिए यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। पहले ऐसे एक लाइन खींचनी है x की और एक ऊपर से ऐसे y की लाइन खींचनी है, बड़े वाली लाइन है इसके ऊपर, और खींचने के बाद ये इधर से और इसमें बाद में क्या ऊपर की तरफ, अगर इधर इस तरफ 2 डब्बे छोड़ रहे हो तो इस तरफ भी 2 डब्बे छोड़ के 80, 160, 240, 320 और 400 इस प्रकार से दर्शाना है। तो ये हमने दर्शाए। फिर क्या करना है, ये ग्राफ में से लेना है पहला पॉइंट, ग्राफ में देखना है 1000 और 80, तो 1000 और 80 यानी ये 1000 है तो 1000 के सीध में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और इधर से 80 से इस तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पॉइंट ये मिलेगा उस पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार आगे वाला 2000, 160 वाला, उसके बाद में 3000 और 240, उसके बाद में 4000 और 320, उसके बाद में 5000 और 400 ये आएगा। तो ये पॉइंट प्राप्त होना है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये 5 पॉइंटों से मिलते हुए अपने इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रख के और ये ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन देखो ये मूल बिंदु से जा रही है। तो पहला प्रश्न यही है कि क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है।
और इसके बाद सेकंड में आले के आधार पर 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज। तो 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज तो हमें इस ग्राफ में देखना है 2500 रुपये कहाँ आएंगे। देखा 1000 है, 2000, 3000, 2500 कहाँ बीच वाली लाइन में आएंगे। तो इस लाइन में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो जहाँ पर मिलेगा पॉइंट उसके इस तरफ जहाँ वो लाइन जा रही है उस लाइन के ऊपर ऊपर चलते रहेंगे और जो लाइन जहाँ काटेगी वो इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2000 रुपये काट रही है, 200 पे, ये 200 पे काटे तो इसका उत्तर हो जाएगा 200, यानी इसका ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 नंबर वाले क्वेश्चन हल करना शुरुआत करते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, जैसे 200 है, पूर्ण घन प्राप्त करना है तो पहले हम 200 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 200 का भाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 हुआ। अब क्या घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए हम 3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ देखो, यहाँ 2 वाला एक पूरा 3 का जोड़ा बन गया, 2 2 2 ये 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमें कौन संख्या से गुणा करेंगे, ये 2 का जोड़ा हो जाए तो 1 5 और चाहिए, हमें 1 5 और होगा तभी तो ये हमें 3 का जोड़ा प्राप्त होगा। यानी घन के लिए 3 का जोड़ा होना जरूरी है। तो ये 3 का जोड़ा हो गया और इसमें 1 5 और जोड़ेंगे 3 का जोड़ा हो जाएगा, तो मतलब 1 5 की और आवश्यकता है। तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है जिसको इससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है, व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये -4q गुणा 7pq, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये ध्यान रखना ये माइनस है और इधर प्लस का है, तो माइनस प्लस गुणा करके माइनस ही होता है, तो ये माइनस आ गया। अब 4 को 7 से गुणा किया 28 और ये p एकल है तो p का p और ये q गुणा को q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -28q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बहुभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो बहुभुज का जो बहिष्कोण होता है उसको 360 में भाग देते हैं तो ये हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो ये 360 है, इसमें 45 का भाग देंगे तो ये हमें 8 प्राप्त होगा जो कि भुजाओं की संख्या है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10, दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये क्या है, आयत है और ये 9 सेंटीमीटर है और ये 7 है और आयत का जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 2 गुना लंबाई 9 और चौड़ाई 7, 9 7 16, 16 को 2 से गुणा करें तो ये 32 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में दी गई आकृति में लाल सेव प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो जी लिखा वो ग्रीन यानी हरे है और आर लिखा वो रेड यानी लाल है। तो इसकी प्रक्रिया, तो टोटल सेव कितने हैं 7, तो नीचे लिखेंगे 7 और अब लाल कितने हैं 4, तो ये ऊपर लिखेंगे 4, लाल 4 है तो आर ये 4 वाले का तो ये ऊपर लिखेंगे, टोटल 7, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। कुल जितने होते हैं वो नीचे और जिसके बारे में पूछा जाता है वो कितने हैं तो ऊपर, तो 4/7 इसकी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके बाद में ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें क्या करना है, वहाँ पढ़कर सत्य और असत्य का उपयुक्त पर टिक लगाना है। तो संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये असत्य है, 2 से विभाज्य है क्योंकि ये सम संख्या आ रही है लास्ट में, तो जो सम संख्या थी वो 2 से विभाजित होती है, तो ये लेकिन ये कह ऐसे नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। संख्या ये 9 से विभाज्य है या नहीं है इसका पता लगाना है। तो ये कह रहे हैं ये विभाजित है, तो 9 से विभाजित होने के लिए इनका योग जो टोटल आता है उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। इनका टोटल होता है 28, 28 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। आगे कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी, तो ये सत्य है। जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग जाता है। और संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 हो तो ये असत्य है, क्योंकि x का मान 2 होगा तो ये 6 2 8 होंगे और 8 में 9 का गुणज है नहीं, 9 के गुणज में 9 18 27 यानी 9 के गुणा में आते हैं, 9 के गुणा में 8 नहीं आता, तो ये असत्य हो जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है कि दिए गए ठोस के 2 पार्श्वदर्शी दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दर्शी और पार्श्वदर्शी, यानी आगे आकृति दी गई है उसमें साइड से देखने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी और ऊपर से देखने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी इसके बारे में बताना है। तो ये आकृति है, तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि ऊपर से देखना, पहला दृश्य फर्स्ट और सेकंड है। तो ये क्या है कि जो पहला दृश्य जो ये दे रहा है कि ये कह रहा है कि ये साइड से देखने पर प्राप्त हुआ है या ऊपर से देखने पर, अगर साइड से है तो पार्श्वदर्शी बोलेंगे। तो इस तरफ से हम देखेंगे, ये जो दे रखा है इस तरफ से देखेंगे तो ये भाग दिखाई देगा, इसके जो इस पास वाला वो भाग दिखाई देगा और ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, यानी इस प्रकार से एल के रूप में दिखाई देगा और ये एल के रूप में है साइड से देखने पर ऐसे, और ये ऐसे दर्शा रहा है तो ये पार्श्वदर्शी हो गया। आगे से ये कह रहा है कि ये क्या दर्शय है,
तो ये देखो, ये ऊपर से देखेंगे तो ये प्राप्त होगा, दिखेगा, और ये दिखेगा इस तरफ, यानी ये ऐसे आकृति, और फिर ये इधर वाला भाग दिखेगा, यानी ये ऐसे आकृति प्राप्त होगी, यानी ऊपर से देखने पर एल का दृश्य प्राप्त होगा, यानी ये इस प्रकार का दृश्य होगा, ऊपर से दृश्य ये। और इसमें कह रहा है, इसमें देखो ऊपर से देखेंगे तो ये भाग और इसके इधर वाला भाग, ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये इसके इस तरफ है, तो ये भाग ऐसे और ऐसे दिखाई देगा, तो ये मतलब ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर से दृश्य हो गया। और ये पार्श्व दृश्य, क्यों इस तरफ से ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा, और ऊपर वाला दिखाई देगा इस तरफ से देखेंगे तो ये इस प्रकार, मतलब ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ ऊपर, तो इस प्रकार से दिखाई देगा, तो ये पार्श्व दृश्य हो जाएगा। जो नेक्स्ट पर्सन है वो है 1400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों उनको वर्ग चित्र में दर्शाया गया है। वर्ग चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये वर्ग चित्र दे रखा है, इसमें यह कह रहा है कि ये अधिक भार क्षमता वाले, ये दे नहीं रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले 10%, और ट्रैफिक लाइट का फॉलो नहीं करने वाले 25%, और जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15%, और हेलमेट नहीं लगाने वाले 30%। तो ये टोटल कितने हो रहे हैं? ये टोटल हो रहा है 80%। तो ये अधिक भार क्षमता वाले ये कितने हो जाएंगे? 100 में से 80 घटा देंगे, ये 20% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब इसमें पहला प्रश्न है, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत। तो व्यक्तियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो टोटल आ रहा है 80, और 100 में से 80 घटा देंगे, ये 20% आ गया, अधिक प्रतिशत, अधिक क्षमता वाले भार वाले वाहन चलाने वाले। और नेक्स्ट है हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति से चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी अधिक है? तो हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं? 30% है। हेलमेट नहीं लगाने वाले, विदाउट हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है। तो 400 का टोटल 400 व्यक्ति बता रहा था, तो 400 का 30% कितना होगा? 120 हो जाएगा, यानी 120 हेलमेट नहीं लगाने वाले और अधिक गति से चलाने वाले, ये कितने हैं? 10% है। तो 400 का 10% निकालेंगे, तो 400 का 10% 40 होता है। अब दोनों का अंतर 120 में से 40 घटाएंगे तो ये 80 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो परिभाषा और गुणधर्मों का उपयोग करके, तो ये देखिए इसमें ये जो दे रखा है, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। विकर्ण है ना, ये और ये एक दूसरे को काटते हैं, और ये कोण इनका योग 80, ये कोण 180, ये कोण और ये कोण 180, ये कोण और ये कोण 180, यानी कोई भी दो लगातार कोण उनको जोड़ोगे तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले AD के बराबर कौन सी? ये आगे जो ब्रैकेट में दे रखा है उनमें से छांटना है। तो AD यानी ये देखो AD, तो इसके बराबर कौन सी भुजा? तो इसके सामने वाली, तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो ये BC, यानी इसमें से BC हो जाएगा। और इसका सेकंड है DCB, DCB, इसके बराबर कौन सा कोण है? तो इसके बराबर जो कोण है इसके सामने वाला होता है, तो ये कोण हो जाएगा BAD हो जाएगा। और बाद में OC, ये O और C ये किसके बराबर है? तो ये इसके बराबर है OA, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है, ये भाग बराबर है, ये भाग बराबर है, तो ये OC ये OA के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कोण है DAB और कोण CDA, यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितने डिग्री होगा? तो ये 180 डिग्री हो जाएगी, यानी इसमें से 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम हल करेंगे। तो सबसे -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? ये माइनस वाला ये बट्टा में लिखता है, बस साइन चेंज नहीं होता है, गुणन में कभी चेंज नहीं होता है, योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज होता है। तो इसमें जैसा है वैसे वैसे बट्टा में लिखते हैं। तो -13 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -1/13, -1/13 लिख दो, चाहे यहाँ माइनस नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगाओ तो भी वही उत्तर है और यहाँ लगाओ तो भी वही उत्तर है। तो -1/-13, तो 1/-13 ये इसका उत्तर हो जाएगा 6। ये ध्यान रखना, गुणन प्रतिलोम में साइन चेंज नहीं होता है, साइन साथ में ही रहता है। और 9 की घन संख्या क्या होगी? 9 की घन का अर्थ है 9 को 9 से 3 बार गुणा करना है। 9 को 9 से गुणा किया 81, 9 से गुणा करेंगे 729 आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 10। और इस प्रकार साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन दर गुणा समय बटा 100 होता है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट है 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 है, तो 1 किलोग्राम का, तो 240 में 5 का भाग देंगे तो ये 48 आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? द्विपदीय यानी जिसमें 2 पद हो वो द्विपदीय व्यंजक होता है। तो इसमें ध्यान से देखें, ये देखो इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है, तो ये नहीं है। इसमें 2 पद है और इसमें 2 पद है, लेकिन ये ध्यान रखना ये 2 पद नहीं है, ये 1 ही पद होगा, ये 1 ही पद है,
क्योंकि ये 5x और 2x ये तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ते जुड़ते ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7x। तो ये इसलिए ये द्विपद में नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम संख्या, देखो 5x इसमें x आ रहा है, ये 7x आ रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7x हो जाएंगे, तो ये एक पद में आएगा। ये देखो इसमें अलग अलग है, ये 5 माइनस 3x ये दोनों अलग अलग पद है, तो ये द्विपद हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ब। और क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों के मापों का योग कितना होगा? तो चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का मापों योग 360 डिग्री होता है। इसका उत्तर हो जाएगा स। धन्यवाद।